Hi, this is me Rashid Ali Malik, and today my topic is East India Company and War of Independence. So let's start our topic. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इसका पर्पस और ये क्यों बनाई गई उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम के हवाले से जो है इसकी मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इस वजह से बनाई गई कि ये ट्रेड, इनका मकसद था कि हम कारोबार करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन इन्होंने इनका जो पर्पस था उससे ये हटकर पॉलिटिक्स में भी आ गए, सियासत में आ गए। इन्होंने अपनी एक जो है फ़ौज तैयार की, अपनी आर्मी एक पर्सनल तैयार की अलग से, लेकिन इनका सिर्फ पर्पस ये था कि हम बिज़नेस करें। और इनकी प्रोडक्ट्स भी थी, उस वक्त मशहूर प्रोडक्ट्स भी थी, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स में भी कदम रखे और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता ये मुग़ल दौर के अंदर जो है इंडिया में आए और फिर ये जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें जो हैं इंडिया के अंदर संभालते गए और जो है मुग़लों को रिप्लेस किया इन दी एंड 1858 में। फिर ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल हुआ। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ अब हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक समरी थी ये जो मैंने आप लोगों को बताई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था। अच्छा, ये कंपनी जो है ये 1600 एडी के अंदर बनी। इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो कि 1600 एडी में बनी। अच्छा, उसके अलावा इसको जो है इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन ग्रेट ब्रिटेन में है। एंड इनका एक जो है पर्पस था कि हम इंडिया में भी जो है बिज़नेस करें। तो इसी हवाले से इनका आना जाना हुआ इंडिया, और फाइनली जो है 1634 एडी के अंदर जहांगीर ने इनको परमिशन दी कि आप इधर ट्रेडिंग इंडिया में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बताता चलूँ। एक दफ़ा हमने ऐसा सवाल देखा था कि बताइए कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है ना ये ब्रिटेन इंडिया में आया है बिज़नेस करने, लेकिन इससे पहले भी यूरोपियन कंट्रीज़ आ चुके हैं इंडिया में। अब उनके नाम क्या हैं? और ख़ास तौर पर एक दफ़ा हमने ये सवाल देखा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ पहला कौन सा है जो बिज़नेस के हवाले से इंडिया में आया? तो वो है पुर्तगालीज़, मीन्स पुर्तगाल वाले ये सबसे पहले इंडिया में आए थे बिज़नेस के हवाले से। ठीक है, ये नाम याद रखें इस कंट्री का, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा, डच भी आए हुए हैं। डच जो है नेदरलैंड्स वाले हैं और वो भी यूरोपियन एक नेशन है। इन्होंने भी पहले इंडिया में बिज़नेस किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंच भी आए हुए हैं इंडिया में इससे पहले, ग्रेट ब्रिटेन से पहले। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ये लास्ट में आया है अपने बिज़नेस के हवाले से इंडिया के अंदर। तो ये सवाल जो है तीनों याद रखें। एंड हम इस डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पहुँचे थे कि 1634 के अंदर एडी के अंदर मुग़ल एक एम्पायर थी, उसका जो एम्पीरियर था उसका नाम भी याद रखना है, जहांगीर, जिन्होंने परमिशन दी थी कि आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। और उसके अलावा परमिशन किसको दी थी, कौन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो उसका नाम जो है याद रखना है, सर थॉमस रॉय। इनको जो है परमिशन दी गई थी कि आप जो है ये कंपनी की तरफ से थे और परमिशन लेने आए थे जहांगीर से, जो कि मुग़ल एम्पीरियर है, कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम इंडिया में अपना कारोबार कर सकें, ट्रेड कर सकें। तो इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ और भी नाम हैं, यहाँ पे लिखे हैं, उनके नाम याद रखने होंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। अच्छा, इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका शॉर्ट फॉर्म है HEIC। एंड उसके अलावा ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, EITC भी इसको कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इसके पॉइंट लिख लेते हैं कि इट वॉज फॉर्म टू ट्रेड इन इंडियन ओशियन रीजन। ये इंडियन ओशन के रीजन में जो है ट्रेड करने के लिए बनी, इनिशियली विद मुग़ल इंडिया, और उसके अलावा ईस्ट इंडीज़, लेटर विद चाइना। तो चाइना के साथ भी इन्होंने ट्रेडिंग के लिए ये बनाई गई। अच्छा, उसके अलावा है द कंपनी एंडेड अप सीजिंग कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये मैंने पहले ही आप लोगों को ऊपर बता दिया है कि इस कंपनी का मकसद ये था कि हम ट्रेड करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की इंडिया में। और उसके अलावा जो मुग़ल एम्पीरियर थे
जहांगीर, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट्स में एक लोकल रूलर भी थे और लोकल जो है किंग्स भी थे। तो वो किंग्स जो है उनके साथ इनकी फ़ाइट्स भी हुई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको बीट भी किया है और उन बैटल्स में। तो इनकी कुछ नामी गिरामी बैटल्स हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अलावा इंडिया के अंदर जो लोकल स्टेट्स हैं और उनके किंग्स वगैरह हैं लोकल, उनके साथ इनकी फ़ाइट्स हुई हैं और वो काफ़ी हिस्ट्री में मशहूर है और उनके एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो नेक्स्ट में उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी बात बताता चलूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनकी अपनी फ़ौज इन्होंने तैयार की हुई थी, और उसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी आर्मी के पास असला, और फिर उसके अलावा फिर ये जो स्टेट में उस वक्त हुक्मरान थे जहांगीर, तो जहांगीर या मुग़ल एम्पीरियर इसके बाद आते रहे या इससे पहले आते रहे, तो ये उनको हथियार भी फराहम करते थे और अपनी आर्मी भी फराहम करते थे अगर किसी के साथ उसकी फ़ाइट होती थी। यानी कि वहाँ इंडिया में अगर किसी के साथ फ़ाइट होती थी तो ये उनको सप्लाई भी करते थे, हथियार भी और अपनी फ़ौज भी। तो इसी तरह ये ख़ुद भी वहाँ पे लड़ते थे, मुग़लों के साथ नहीं, लेकिन वहाँ पे जो लोकल्स दूसरे जो इम्पीरियर होते थे या लोकल लेवल पे जो किंग्स होते थे उनके साथ इनकी फ़ाइट्स होती रहती थी। तो कुछ काबिल ज़िक्र फ़ाइट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आती रहती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर वार्स बिटवीन इंडियंस एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले है कि बैटल ऑफ प्लेसी, ये बहुत मशहूर है और इसके बहुत सवाल आते हैं। इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, तो इनके दरमियान जो है ये जंग हुई जो कि 1757 में। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई, 1757 में, और इसके अलावा ये फाइट किसके दरमियान हुई, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान हुई। एंड उसके अलावा एक और फाइट है जो कि बहुत मशहूर है, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1767 यानी कि 1764 में हुई थी मीर कासिम एंड हेक्टर मुर्डो के दरमियान। तो इनके भी अपने ईयर एंड दोनों के नाम याद रखने कि ये किनके बीच में हुई। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ वार्स हुई थी 4, और तो ये मेजर की है। फर्स्ट मेजर वार हुई है, सेकंड मेजर वार हुई है, थर्ड मेजर वार हुई है एंड फोर्थ मेजर वार हुई है। तो टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के दरमियान हुई है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के दरमियान ये जंगें हुई हैं और टीपू सुल्तान ये जंगें जीती हैं। लेकिन फोर्थ जंग के अंदर आके ये शहीद हुए और इनका असली नाम जो है हैदर अली है, टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का रियल नेम जो है हैदर अली है, ये याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मेजर की वार हुई हैं इनके ईयर आप लोगों ने याद रखने के। फर्स्ट जो वार है वो 1767 से लेकर 1769 तक हुई, जो कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के दरमियान हुई। और इसके अलावा फिर सेकंड मेजर वार है, ये भी 1780 में हुई और 1784 तक चली, इसमें भी टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश आमने सामने हुए। एंड थर्ड मेजर वार ये भी 1790 में 1792 तक हुई। अच्छा, फिर फोर्थ मेजर वार हुई जो कि 1799 से हुई, और इसके अंदर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश भी आमने सामने थे। इस जंग के अंदर टीपू सुल्तान को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा और साथ ही इसके अंदर इनको शहादत हुई। और इसके साथ साथ आप लोगों ने इसका रियल नेम भी याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ब्रांच सबसे पहले बंगाल के अंदर ये खोली और ओपन की, तो उस वक्त जो है इस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए एक टॉप पोस्ट की ज़रूरत थी, यानी कि टॉप एक शख्स होता है, जैसे कंट्री को चलाने वाला प्रेसिडेंट होता है सबसे बड़ा, से उसके बाद वज़ीर आज़म होता है, इसी तरह इस कंपनी को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा था वो था गवर्नर, एंड उसको नाम दिया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इसी तरह गवर्नर ऑफ बंगाल से जो है इसकी पोस्ट चेंज हुई गवर्नर ऑफ इंडिया, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। उस वक्त जो है इन्होंने जो है स्टार्टिंग जब की तो गवर्नर ऑफ बंगाल से की, यानी ये गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट करते थे ब्रिटेन से। लेकिन आगे चल के फिर इन्होंने इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, जैसे हमारी पोस्ट पहले प्रेसिडेंट की थी गवर्नर जनरल, आगे चल के 4 गवर्नर जनरल के बाद फिर ये प्रेसिडेंट में चेंज हो गई, फिर हमारे प्रेसिडेंट भी बनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे 4 गवर्नर जनरल्स हैं। अच्छा, इसी तरह ही ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद इसकी पोस्ट जो है
चेंज हो गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे काम की पॉइंट एग्जाम के हवाले से ये है कि ये किस एक्ट के तहत पोस्ट चेंज हुई। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके तहत जो है एक पोस्ट क्रिएट की गई इंडिया में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिप्लेस किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में या टेस्ट में डिफरेंट में आते रहते हैं, तो ये याद रखना है। अंडर दिस प्रोविजन लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। अच्छा, 1833 के अंदर ये पोस्ट चेंज की गई जिसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रहे कि ये मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858। तो ये एक एक्ट है, इस एक्ट के तहत यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट की गई एक और, उसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। यानी कि आप अभी देख सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है या मौजूदा हमारा पार्लियामेंट्री निज़ाम है, दो बड़ी पोस्ट हैं। मतलब पार्लियामेंट्री निज़ाम में एक प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो इसी तरह उस वक्त के दौर में गवर्नर जनरल होते थे और गवर्नर जनरल के बाद एक दूसरे होते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो इस पोस्ट के तहत जो है वो एक नई पोस्ट को क्रिएट किया गया जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अच्छा, और इसके अलावा इस एक्ट के जो है इस एक्ट के बाद और भी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि इस एक्ट के बाद जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से ख़त्म कर दिया गया, फिर डायरेक्ट रूल इम्पोज हो गया ब्रिटेन से। यानी कि हमारे पास मुग़ल जो है एम्पीरियर थे इंडिया में। मुग़ल एम्पीरियर का लास्ट जो था वो था बहादुर शाह ज़फ़र, एंड बहादुर शाह ज़फ़र को जो है इन्होंने एक्सपेल कर दिया और फिर आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म होकर बराह रास्त जो है ब्रिटेन रूल हम पे करने लगा। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक इसी तरह ये लोकल लेवल पे फाइट्स होती रही लोकल स्टेट्स के साथ, और दिन ब दिन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती रही। फिर आखिर ये होता है कि सारी स्टेट्स मिल के, यानी कि इंडिया अंदर मिल के फिर इनके साथ एक जंग करते हैं, और जब जंग सारे मिलकर करते हैं उस जंग को कहा जाता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, और फिर मैं आपको बताता हूँ वापस कि ये एक्ट के तहत फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करने के बाद एक जो है सारा का सारा बराह रास्त जो है हमें ब्रिटेन रूल इम्पोज हो गया और ब्रिटेन से हमें हुकूमत चलने लगी। एंड उसके बाद आया आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब ये फ़ाइट्स होती रहीं, जो मेजर फ़ाइट्स बताई हैं, अच्छा इसके अलावा और भी फ़ाइट्स हैं लेकिन इनका जो है ना ज़िक्र बहुत है और इसके अलावा इनके टेस्ट में सवाल बहुत आते हैं। ठीक है। वैसे इनकी बहुत सारी फ़ाइट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं किया क्योंकि उनके बारे में इतने सवाल नहीं आते। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये है कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो फ़ाइट्स हुई उसके अंदर फिर वहाँ के जो लोकल स्टेट्स में के जो किंग्स थे उन्होंने मिल बैठ के एक सोचा कि ये हमें एक एक करके हराते जा रहे हैं, क्यों ना हम मिल के इनके साथ एक बहुत बड़ी फाइट करें और इनको मार भगाएं यहाँ से। और फिर मुग़ल एम्पीरियर भी इनसे तंग आ गए थे कि अब इनको हम यहाँ से इंडिया से निकाल दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अपनी जो है हर बात में जो है इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो फिर इस तरह एक बड़ी एक फ़ाइट हुई, उस फाइट को कहते हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1858 में हुई। अच्छा, इसके अंदर फिर क्या होता है कि ये 10 मई, ये डेट याद रखनी है, 10 मई 1857 AD के अंदर ये फ़ाइट स्टार्ट हुई, जो कि 1858 में एंड हो गई। इसके अंदर इंडियंस को जो है शिकस्त हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया और एक एक्ट के तहत जिसका नाम था, मैंने जो पिछले बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड 1858 के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया और एक नई पोस्ट को क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अच्छा, उस वक्त गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग का दौर जो है वो 1856 से लेकर 1862 तक रहा है। बिल्कुल उसी तरह का ही ये पॉइंट है जैसे हमारे पास पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 गवर्नर जनरल आए और लास्ट गवर्नर जनरल का नाम है सिकंदर मिर्ज़ा, और सिकंदर मिर्ज़ा के बाद ये पोस्ट ख़त्म हो गई, फिर प्रेसिडेंट में ये जो है कन्वर्ट हो गई पोस्ट। तो फिर प्रेसिडेंट पहला जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा ही बना। यानी पॉइंट हमें समझने की क्या थी कि सिकंदर मिर्ज़ा लास्ट गवर्नर जनरल है एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट है। तो बिल्कुल इसी तरह लॉर्ड कैनिंग जो है
उस वक्त लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, और पहले फिर उसके बाद वायसराय हो गए। अच्छा, फिर ये पोस्ट का भी जो है ना नाम चेंज कर दिया गया। देखिए यहाँ पे मैं फिर दोबारा एक दफ़ा पोस्टों के सवाल बता दूँ, ये सवाल अहम है और ये आते रहते हैं। जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश हुई इंडिया के अंदर, तो उस वक्त जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट होते थे। 1833 में इसका नाम चेंज कर देगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो उसके दौर में ये एक बड़ी बगावत हुई और वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जो कि इंडियंस ने जो इंडियंस को शिकस्त हुई। और उसके बाद फिर जो है इस पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ख़त्म कर दिया गया। फिर डायरेक्ट जो है रूल हमारे ऊपर इम्पोज हुआ। और फिर जो है इस पोस्ट को ख़त्म करने के बाद टॉप पोस्ट एक नाम रखा गया, उसका नाम था वायसराय। तो ये याद रखना है कि पोस्ट रिकन्वर्ट हुई और किसके अंदर कन्वर्ट हुई, वायसराय के अंदर। और फिर पहला वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। अब पॉइंट याद रखने की क्या है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड कैनिंग, एंड फर्स्ट वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ये ही हैं। अच्छा, इनके दौर में ये हुई थी बगावत। एंड आगे ये नोट्स हैं, इसको आप पूरे पॉइंट्स बाकी भी रीड कर सकते हैं, लेकिन जो काम की मेन पॉइंट्स थी वो मैंने आप लोगों को बताई। एक बात याद रहे कि 1206 में जो है मोहम्मद शाह गौरी के डेथ होने के बाद, मोहम्मद शाह गौरी पहला रूलर है जिसने नॉर्थ इंडिया के अंदर मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया। उसके फौत होने के बाद उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इंडिया को संभाला और दिल्ली सल्तनत की जो है बुनियाद रखी। फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर फिर 5 सल्तनतें चलती हैं जिनका नाम है ममलूक या स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी। ठीक है, 1206 से लेकर 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत चलती है। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुग़ल्स आ जाते हैं, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक मुग़ल्स चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारा मुस्लिम रूल रहा है। फिर 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटेन का डायरेक्ट हमारे ऊपर रूल रहा है। लेकिन इस दौरान 1634 में जो है सर थॉमस रॉय ने परमिशन ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि वो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी एक जो है यहाँ पे बुनियाद रखी, और उसके बाद जो है उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे मुग़ल्स को इन्होंने रिप्लेस किया। और मुग़ल का आखिरी बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, इन्होंने जिनको रिप्लेस किया। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, और ये सारे इवेंट्स में से सवाल आते रहते हैं, और ये मैंने जितनी भी पॉइंट्स आप लोगों को बताई हैं ये सारे पास्ट पेपर्स में से सवाल लिए गए हैं। ठीक है, अगर हम डिस्कस करने को आए तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी को हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो क्लास होता है वो हमेशा टू दी पॉइंट फैक्ट्स एंड फिगर के साथ और पास्ट पेपर्स में से सवाल निकाल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस टॉपिक में से ये सवाल जो है आ चुके हैं। तो ये जो अभी मैंने ईयर्स वगैरह और ये जो सल्तनतें वगैरह मैंने लिखी हैं, ये सब जो है सवाल ही हैं। तो इंशाल्लाह आज का क्लास मेरा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।